हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड वी विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. They can be potted plants, insects, birds, animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes but they are all around you. क्या कहना चाह रहा है ये कि अपने आसपास देखोगे तो आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। वो एक पौधा लगा हुआ भी हो सकता है, इंसेक्ट्स भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकता है या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो आप अपनी नॉर्मल आईज हम बोल सकते हैं नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो भी आपके आसपास प्रेजेंट हैं। Diversity refers to the presence of wide range of distinct characteristics, background and perspective with an environment. मतलब कि क्या बोल रहा है ये, डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ एक वाइड रेंज मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट हो, चाहे वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें या बैकग्राउंड की बात करें या हम इस चीज़ का पर्सपेक्टिव लें कि वो एनवायरनमेंट में है हमारे। Nature teaches us so much about the importance of diversity. Take a nature walk, breathe in the fresh air and look at your surroundings. What you see is a beautiful balancing act of diversity. From the soil to plants, people and animals, every living thing, right down to tiny microscopic microscopes has a place. मतलब क्या बोल रहा है कि नेचर हमको बहुत सारी मतलब हम बोल सकते हैं हमको इम्पोर्टेंस सिखाता है किसकी, डाइवर्सिटी की। चाहे वो नेचर की वॉक लेना हो, फ्रेश एयर लेना हो, अपने आसपास देखना हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सॉइल प्लांट्स के लिए लोग हो गए या बोल सकते हैं एनिमल्स हो गए, हर जो लिविंग थिंग है जैसे कि टाइनी से टाइनी माइक्रोस्कोप, उसकी भी कोई ना कोई जगह है। The nature shows us how different unique species can all thrive together in the harmony of a perfectly balanced ecosystem. मतलब कि नेचर हमको ये दिखाता है कि जो अलग अलग यूनिक स्पीशीज़ हैं वो कैसे साथ में रह पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या एक परफेक्टली बैलेंस्ड इकोसिस्टम है उसकी वजह से। एक्टिविटी 1, विजिट अ पार्क और गार्डन एंड एक्सप्लोर द नेचुरल थिंग्स. Review how living and non-living things depend on one another to create diversity. Create a list of these things and discuss with your teacher or classmate. क्या मतलब है इसका कि पार्क या गार्डन पे विजिट करो और एक्सप्लोर करो नेचुरल थिंग्स को, रिव्यू करो कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो डिपेंड करती है एक दूसरे पे और डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, और उसकी लिस्ट बनाओ इन चीज़ों की और अपने टीचर या क्लासमेट्स के साथ इसको डिस्कस करो। Biodiversity. Biodiversity refers to the variety of life form present on Earth, including the different species, their genetic variation and the ecosystem they inhabitate. क्या मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो रेफर करता है कि लाइफ फॉर्म्स जो प्रेजेंट है अलग अलग तरीके की अर्थ पे, जो कि अलग अलग स्पीशीज़ भी हो सकती है या हम बोल सकते हैं अलग अलग जेनेटिक वेरिएशन होते हैं, और जो इकोसिस्टम है जिसमें लोग रह रहे हैं। इनहेबिटेट मतलब जो उनकी जगह होती है रहने की। Species diversity. Species diversity is the number of different species in a particular area and their relative abundance. क्या मतलब है इसका कि जो species diversity है वो number of different species है जो एक particular area पे रहती है। हम बोल सकते हैं कि relatively कितना abundance उसमें है, कि relatively वो कितनी ज़्यादा available है, मतलब हम ये बोल सकते हैं इसको नॉर्मल भाषा में। Genetic diversity. Within each species there exists genetic diversity which refers to the variation in genes among individuals. The genetic variation is essential for adaptation to changing environmental conditions and ensures the survival of species. का मतलब हुआ इसका कि each species जो exist करती है genetic diversity, तो वो रेफर करती है अलग अलग जीन्स, मतलब वेरिएशंस इन जीन्स में, मतलब जितने अलग अलग जीन्स होंगे हम बोल सकते हैं, अमॉन्ग इंडिविजुअल्स मतलब अलग अलग लोगों में। जो जेनेटिक वेरिएशन होता है वो असेंशियल होता है। क्यों? ताकि वो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, मतलब कहीं पे सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं पर गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, तो अलग अलग जो एनवायरनमेंट चेंज होते हैं उसमें हम जो है अपने अंदर अडेप्टेशन ला सकें। मतलब हम जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स हैं, हम सर्दियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं, गर्मियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट पे हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों? हमारे जीन्स की वजह से, सब जेनेटिक की वजह से होता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. It refers to the variety of ecosystem in a geographical area and the impact these ecosystems have on the environment and human existence. It includes the different habitats
communities and ecological processes that exist in a given area। क्या मतलब हुआ इसका कहने का कि ये रेफर करता है अलग अलग इकोसिस्टम को एक जियोग्राफिकल एरिया में, और ये इम्पैक्ट करता है इकोसिस्टम को एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन एक्सिस्टेंस पे। इसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग हैबिटेट्स हो गए। हैबिटेट्स होता है जहाँ पर लोग रहते हैं, या फिर अब कोई भी एनिमल हो गए या प्लांट हो गए, सबकी कोई ना कोई हैबिटेट होती है, अलग अलग कम्युनिटी या फिर इकोलॉजिकल प्रोसेस जो कि एक गिवन एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, it is defined as the relationship of two different or the same species that live in a specific community. These interactions maintain the balance and functioning of ecosystem। मतलब कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशनशिप दो डिफरेंट या फिर सेम स्पीशीज का जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में रहती है और इन इंटरैक्शन को मेंटेन करती है। बोल सकते हैं ये जो इंटरैक्शन है वो मेंटेन करते हैं क्या, बैलेंस और फंक्शनिंग किसकी, इकोसिस्टम की। बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स, plants exhibit incredible diversity. They vary in shape, size, color and adaptation, providing oxygen, food, shelter and habitat for countless animals and offering numerous benefits to humans including food, medicine and ecosystem। क्या मतलब है इसका, जो प्लांट है उनमें भी अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। वो शेप में वेरी करते हैं, साइज में, कलर में, अडेप्टेशन और प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन, फूड, शेल्टर, हैबिटेट या फिर काउंटलेस मतलब काउंटलेसली मतलब अनगिनत बोल सकते हैं हम एनिमल्स के करते हैं, ठीक है। और ऑफर करते हैं न्यूमरस बेनिफिट्स ह्यूमन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स ही क्या ऑफर करते हैं, जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, फिर इकोसिस्टम हो गया। बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल्स, एनिमल बायोडाइवर्सिटी encompasses a vast array of species from tiny insect to massive mammals. With over 8.7 million species, animals exhibit incredible diversity in form, function and behavior, playing crucial roles in ecosystem, providing food, pollination and decomposition services and support human livelihoods and well-being। क्या मतलब है इसका कि जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी है वो एक वास्ट एरे है स्पीशीज़ का, जैसे कि छोटे से छोटे इंसेक्ट से लेके बड़े से बड़े मैमल तक। हम बोल सकते हैं कि ओवर 8.7 मिलियन स्पीशीज़ जो है एनिमल जो है वो एग्जिबिट करता है डाइवर्सिटी, कैसे, उसकी फॉर्म में, फंक्शंस में, बिहेवियर में, और एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे इकोसिस्टम में। फूड प्रोवाइड करता है, पॉलिनेशन करता है, डिकम्पोजिशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है और सपोर्ट करता है ह्यूमन की लिवलीहुड्स और वेलबींग्स को। Why is grouping of plants and animals important? Grouping plants and animals is important because it helps us understanding how organisms interact, evolve and are related to each other. It also helps us understand how they can benefit humans। मतलब कि ग्रुप करना प्लांट्स और एनिमल्स को इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरैक्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं और रिलेट करते हैं एक दूसरे से। ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में कि कैसे ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिट है। Here are some ways that shows why grouping plants and animals are important. Identification, it helps to identify organism, ये help करता है organism को identify कराने में। Understanding biodiversity, it helps us to understand the similarities and differences between organism, मतलब कि ये help करता है understand करने में similarity या difference organism के बीच में। Understanding evolution, it helps us to understand how organism evolve, मतलब ये understand करने में help करता है कि कैसे जो organism है वो evolve करता है। Understanding benefits, grouping help us to know how plants, animals and other creators can benefit us, मतलब कि grouping क्या help करता है कि कैसे plants, animals या other creatures जो है वो हमें benefit करते हैं। Grouping of plants and animals, plants and animals are grouped based on the variety of criteria including mode of nutrition. Plants are autotrophs, they make their own food using sunlight, water and carbon dioxide, while animals are heterotrophs as they get their food from other organism। क्या मतलब है इसका, प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ का मतलब वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट का यूज़ करके, पानी का यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके। बल्कि जो एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो उनको अपना खाना और दूसरे ऑर्गेनिज्म से मिलता है। बॉडी स्ट्रक्चर, एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बट प्लांट्स हैव अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर विद रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। मतलब कि जो एनिमल है उनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्लांट का फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स होती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट,
Plants have chloroplast which are essential for photosynthesis. Animals do not have chloroplast. मतलब कि plants के पास chloroplast होता है जो essential होता है photosynthesis के लिए, लेकिन animals के पास chloroplast नहीं होता. Cell structure. Plants have a rigid cell wall made of cellulose which provides structural support and protection. Animals don't have a cell wall. Instead, they have flexible cell membranes that allow a greater range of movement and interaction. मतलब हम बात कर रहे थे कि जो सेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात कर रहे थे कि जो प्लांट है उसका रिजिड सेल वॉल होता है और वो सेल्यूलोज से बना होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रोटेक्शन को. लेकिन जो एनिमल्स है उनके पास कोई सेल वॉल नहीं होता, बल्कि उनके पास एक फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन होती है जो अलो करती है एक अच्छा रेंज ऑफ मूवमेंट जो हम मूवमेंट कर पाते हैं और इंटरैक्शन. हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. Plants exhibit a wide range of structural variation from the intricate pattern of leaf venation to the diverse form of roots and seeds. By examining these structural characteristics, we can group plants into distinct categories revealing their unique features and adaptations. जो plants है हम बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारी structural variations होती है, जैसे कि उसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न हमको देखने को मिलता है जो लीफ की वेनिटेशन होती है. वेनिटेशन क्या होती है, जो वीन्स होती है लीव्स में उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स सा पैटर्न होता है हम बोल सकते हैं, जैसे कि डाइवर्स फॉर्म भी होती है रूट्स की और सीड्स की. हम इनको एग्जामिन करते हैं स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिर हम प्लांट्स को ग्रुप करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में उनके यूनिक फीचर और अडेप्टेशन को रिवील करके. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ स्टेम. Plants mostly can be classified into three categories based on the nature of stem and their growth habits such as herbs, shrubs and trees. Let us discuss them in detail. मतलब कि क्या बोल रहा है, plants mostly three categories में classified होता है, जैसे कि बेस्ड हम किस पे देख रहे हैं, जैसे कि नेचर हो गए स्टेम की और उनकी ग्रोथ की, और हर्ब्स हो गए, शर्ब्स हो गए, ट्रीज हो गए. अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे. हर्ब्स. These plants have soft, green and spoilable stems. They do not have many branches. They have a short lifespan and lives for mostly 1 or 2 seasons. Example of herbs are mint, grass, rice, maize, etc. क्या बोल रहा है, जो प्लांट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं और स्पॉइलेबल मतलब ये ख़राब भी हो जाते हैं. इनके पास ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, इनकी शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है मतलब जल्दी मर जाते हैं, और मोस्टली ये 1 या 2 सीजन तक ही चल पाते हैं. एग्जाम्पल क्या है इनके, मिंट हो गए, ग्रास हो गए, राइस हो गए, मेज हो गए, एट्सेट्रा. Shrubs. Shrubs have woody stem and equal sized branches arising from the stem just above the soil. These plants are around these meter tall. They grow bushy because their branches are grown immediately above the soil. These plants can grow in all type of soil. Example of shrubs are rose, hibiscus, maple, etc. जो shrubs हैं उनकी जो stems होती है बहुत ज़्यादा woody होती है और equal sized branch होती है जो कि अराइज होती है जस्ट अबव द सॉइल हम बोल सकते हैं. और जो प्लांट्स है वो 3 मीटर टोल जो है वो बड़े होते हैं और वो ग्रो होते हैं थोड़े बशी, क्योंकि जो उनकी ब्रांचेस होती है वो एकदम से ग्रो करती हैं सॉइल के बाद, एकदम सॉइल के जैसी अबव उनकी जो है हम बोल सकते हैं ब्रांचेस जो है एकदम ग्रो होने लगती है. और ये जो प्लांट्स हैं वो ग्रो होते हैं अलग अलग सॉइल्स पे. और इन जो श्रब्स है उसके एग्जांपल हो गए रोज हो गए, हिबिस्कस हो गया, मेपल हो गया और एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत सारे. Trees. They are big and tall plants that have a hardy wood stem which is called a trunk. Trees have leaves, woody branches and twigs above the ground. They have a large lifespan. क्या मतलब हुआ इसका, जो ट्रीज है वो बड़े होते हैं, टोल होते हैं, उनकी जो वुड है वो हार्ड होती है और वुडी होती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं. जो ट्रीज है उनमें भी लीव्स होती हैं, वुडी ब्रांच होती है और ट्विग्स होते हैं ग्राउंड के आसपास, और उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज लाइफ स्पैन होता है हम बोल सकते हैं. जो examples of trees are mango, banyan, neem, oak, etc. Based on their growth habits, plants can be of following kinds. मतलब plants अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं जो हम नीचे पढ़ेंगे. Climbers. These plants have thin, weak and long stems that grow with the help of walls, sticks, trees, etc. मतलब कि ये ऐसे plants होते हैं जो बहुत ज़्यादा thin होते हैं, weak होते हैं और उनकी जो stems है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये किसी के सहारे से बड़े होते हैं, जैसे कि walls हो गए, sticks हो गए या फिर trees हो गई. Climbers have flexible stems with many soft tissues. These soft tissues help them to grow faster. They have tendrils to climb the walls, sticks, etc. Climbers cannot stand upright, hence they need support.
एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर्स आर ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एट्सेट्रा। मतलब कि जो क्लाइंबर्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबल स्टेम्स होती हैं जिसमें बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, और ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ये हेल्प करते हैं उनको जल्दी जल्दी ग्रो करने में। और उनके पास टेंड्रिल्स होती है जिससे वो वॉल को क्लाइंब कर सकते हैं या स्टिक्स कर सकते हैं उस पर। मतलब कि तो जो टेंड्रिल्स होते हैं वही उनको हेल्प करते हैं कि वो वॉल्स पे क्लाइंब करते रहें, स्टिक्स पे क्लाइंब करते रहें। जो क्लाइंबर होते हैं वो खड़े नहीं हो सकते अपने आप, उसको किसी का सपोर्ट लगता है। और जो एग्जाम्पल है क्लाइंबर्स के वो हो गए ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्रीपर्स, दे ग्रो हॉरिजॉन्टली along with the ground because they cannot stand upright। मतलब कि ये खुद खड़े नहीं हो सकते, उनको सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं, ये ग्राउंड के आसपास ही उगते हैं। They have soft stems which cannot allow them to stand upright. They creep along with the soil और ground। क्या मतलब हुआ, बस इनकी सॉफ्ट स्टेम होती है जो इनको अलो नहीं करती कि ये खड़े रहें, और जो क्रीप होते हैं वो सॉइल या ग्राउंड के आसपास ही साथ साथ उनके उगते हैं। एग्जाम्पल ऑफ क्रीपर्स आर वाटरमेलन, पम्पकिन एट्सेट्रा। मतलब कि जो एग्जाम्पल है क्रीपर्स के वो है वाटरमेलन, पम्पकिन एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन प्लांट स्ट्रक्चर, द ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। Plants exhibit a wide range of structural variations from the intricate pattern of leaf venation to diverse forms of roots and seeds। मतलब कि ये क्या बोल रहा है कि जो ग्रुपिंग है प्लांट की वो हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी कर सकते हैं। प्लांट्स जो है वो वाइड रेंज शो करता है किसकी, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस की, और वो एक हम बोल सकते हैं इंट्रिकेट, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न दिखाता है किसका, लीफ वेनेशन का। लीफ वेनेशन बता चुका हूँ ऊपर, जो वीन्स लीव्स पे हमें दिखती है वो, और डाइवर्स फॉर्म्स दिखाता है किसकी, रूट्स की और सीड्स की। बाय एग्जामिनिंग दी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स सच एज लीफ वेनेशन, टाइप ऑफ रूट्स एंड सीड कैरेक्टरिस्टिक। लेट अस स्टडी दी स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स इन मोर डिटेल। क्या कहना चाह रहा है ये, हमने एग्जामिन किया इन स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो प्लांट को हमने अलग अलग स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स, लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट, सीड कैरेक्टरिस्टिक, इनके बेसिस पे भी हमने क्लासिफाइड किया है जो अब हम पढ़ेंगे। लीव्स, leaves are one of the most distinctive and diverse features of plants. They come in a wide range of shapes, sizes, colors and textures adapted to the specific needs and environment of their parent plants. Leaves can also be highly specialized with unique features that allow them to perform specific functions. You may observe thin lines on the leaves of the leaves. These are veins. This pattern of veins on the leaf is called venation. There are two types of venation। मतलब कि क्या बोल रहा है, जो लीव है वो सबसे अलग तरीका और बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखाने वाला फीचर है किसका, प्लांट्स का, और इनकी बहुत सारी रेंज होती है। मतलब कि शेप में भी वैरायटी है, साइज में भी, कलर में भी, टेक्सचर में भी, जो अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं उनकी नीड और उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से जो उनको उनके पेरेंट प्लांट से मिलती है। जो लीव है वो बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड होता है, उनके यूनिक फीचर्स होते हैं जो अलो करते हैं उनको कि वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करें। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उन पे जो थिन लाइन होती है लीव्स पे वो वीन्स होती है, ठीक है। उनको जो पैटर्न होता है वीन्स का उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। और दो तरह की वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ लीफ वेनेशन पैटर्न वेयर द वीन्स आर अरेंज्ड in a net-like or reticulate manner. This means that the veins are branched on both sides of a thick middle vein. For example, maple leaf, rose leaf, hibiscus leaf, etc. exhibit रेटिकुलेट वेनेशन। क्या मतलब है इसके कहने का, इस तरह की लीफ वेनेशन पैटर्न होती है जहाँ पे जो वीन्स है वो नेट की तरह अरेंज होते हैं, या हम बोल सकते हैं रेटिकुलेट मैनर में अरेंज होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो वीन्स है वो ब्रांच होती है दोनों साइड पे, जो थिक मिडल वीन है उसके, जैसे कि मैपल लीफ हो गई, रोज लीफ हो गई, हिबिकस लीफ हो गई एट्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन को एग्जिबिट करते हैं। पैरेलल वेनेशन, it is a type of leaf venation pattern where the veins run parallel to each other, often originating from the base of the leaf and extending to the tip. This type of venation is characterized by veins that are straight, parallel and evenly spaced with little or no branching. For example, grass leaf, wheat leaf, bamboo leaf etc. exhibit parallel venation। क्या मतलब है इसका, ये इस तरह की लीफ वेनेशन पैटर्न होती है जहाँ पर जो वीन्स है वो पैरेलल चल रही होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ये ओरिजिनेट करते हैं कहाँ से, बेस से एकदम लीफ के और टिप तक जाती है एकदम। इस टाइप की वेनेशन को हम बोलते हैं या बोल सकते हैं करेक्टराइज किया जाता है कि जो इसकी वीन्स है वो स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है और इवनली स्पेस्ड होती है,
जहाँ पर लिटल या बोल सकते हैं कोई ब्रांचिंग नहीं होती, जैसे कि ग्रास लीफ हो गई, वीट लीफ हो गई, बैम्बो लीफ हो गई या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये क्या करती है, पैरेलल वेनेशन को एग्जिबिट करती है। रूट्स, roots is the underground part of the plant. Roots help in holding or anchoring the plant firmly to the soil. They also absorb nutrients and water from the soil to keep the plant alive. Some roots store food. क्या बोल रहा है, जो रूट है वो अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का, जो रूट है वो हेल्प करता है होल्ड करने के लिए प्लांट को सॉइल से, और हम बोल सकते हैं ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और वाटर एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और प्लांट को जिंदा रखने में हेल्प करता है। और कुछ रूट्स ऐसे भी होते हैं जो खाने को स्टोर रखते हैं। Plants have two types of roots. Tap roots. The carrot plant has main root which grows vertically downward in the soil. This is primary root. Primary roots give out lateral root called secondary roots. Such roots called tap roots. Radish, turnip and onion plants have tap roots. क्या बोल रहा है, जो कैरेट प्लांट है उसमें मेन रूट होती है जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स ग्रो होती है सॉइल में, और उसको हम प्राइमरी रूट्स बोलते हैं। तो प्राइमरी रूट्स है वो हमको लेटरल रूट्स देती है जिसको हम सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, और उन्हीं रूट्स को हम टैप रूट्स बोलते हैं। और रेडिश, टर्निप और अनियन में इन्हीं तरह की टैप रूट्स पाई जाती है। फाइब्रस रूट्स, some plants like grass do not have the main root. Instead of the main root, a bunch of roots arises from the base of the plant. They spread into the soil and give support to the plant. Such roots are called fibrous or adventitious roots. Wheat, grass, maize, sugarcane, basil and millet plants have a similar kind of root system. तो ये क्या बोल रहा है कि कुछ प्लांट जैसे कि ग्रास, वो उन पे मेन रूट नहीं होती, मेन रूट की जगह उन पे बंच ऑफ रूट्स होता है जो कि उनके प्लांट के बेस से राइज करता है, और वो सॉइल में स्प्रेड हो जाता है और प्लांट को सपोर्ट देता है। तो उन तरह की रूट्स को हम फाइब्रस या फिर एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं। वीट हो गए, ग्रास हो गए, मेज हो गए, और भी बहुत एग्जाम्पल होते हैं वो प्लांट्स के, उनकी सिमिलर तरह की क्या होती है, रूट सिस्टम होती है। सीड, seeds are the reproductive structures of plants responsible for dispersing and propagating new offspring. Every seed contains a tiny plant with leaves, stem and root parts waiting for the right thing to happen to make them germinate and grow. Seeds can be classified into two types based on the number of cotyledons they have. अब ये क्या बोल रहा है, जो सीड्स है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स का, रिस्पॉन्सिबल होता है डिस्पर्सिंग के लिए, प्रोपगेट करने के लिए न्यू ऑफस्प्रिंग। हम बोल सकते हैं जो सभी सीड होते हैं वो एक टाइनी प्लांट कंटेन करते हैं लीव्स के साथ, स्टेम के साथ, रूट्स के साथ, जो कि वेट कर रहा होता है सही चीज़ हैपन होने के लिए, मतलब सही चीज़ होने के लिए, ताकि वो उसको जर्मिनेट करे और उसको ग्रो करने में मदद करे। जो सीड्स है वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, कौन से बेसिस पे, उनके बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स के जो उनमें होते हैं। सबसे पहले मोनोकॉट सीड। A monocot seed is a type of seed that produce a plant with one cotyledon. Plants that have these monocot seeds are called monocotyledons. Monocots, for example, wheat, maize, grasses, etc. मतलब कि जो मोनोकोट सीड होते हैं वो ऐसे टाइप के सीड्स होते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एक कॉटिलेडन के साथ। जो प्लांट्स होते हैं जिनमें इन तरह के मोनोकोट सीड्स होते हैं उनको मोनोकॉटिलेडन्स या फिर मोनोकोट्स बोलते हैं, जैसे कि वीट हो गया, मेज हो गया, ग्रासेस हो गए, एटसेट्रा। फैक्ट बाइट्स, मोनोकोट सीड्स लाइक दोज इन कॉर्न एंड अनियंस हैव फाइब्रस रूट्स इंस्टेड ऑफ मेन टैप रूट। क्या मतलब, जो मोनोकोट सीड्स होते हैं जैसे कि कॉर्न में हो गए, अनियंस में हो गए, उनके फाइब्रस रूट्स होते हैं, ना कि मेन टैप रूट होता है। डाइकॉट सीड। A dicot seed is a type of seed that produces a plant with two cotyledons in its seedling stage. Plants that have these dicot seeds are called dicotyledons. Dicots, for example, pea seed, almond, sunflower seed, etc. मतलब कि जो डाइकॉट सीड होते हैं वो कुछ इस तरह के सीड होते हैं जो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं दो कोटिलेडन के साथ उनके सीडलिंग स्टेज में। प्लांट्स जिनमें डाइकॉट सीड्स होते हैं उनको हम डाइकॉटिलेडन्स बोलते हैं। डाई का मतलब दो होता है इसलिए, या फिर डाइकोट्स बोलते हैं, जैसे कि पी सीड्स हो गए, आलमंड हो गए, या फिर सनफ्लावर सीड्स हो गए, एटसेट्रा। फैक्ट बाइट्स, द लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड इज द सीड ऑफ पाम ट्री। द सीड कैन वे अप टू 40 pounds एंड मेजर अप टू 12 inches लॉन्ग। क्या मतलब हुआ, जो लार्जेस्ट सीड है पूरे वर्ल्ड में वो पाम ट्री का सीड है, और जो सीड है वो 40 pounds वे करता है, और अगर उसको मेजर करें तो वो 12 inches तक लॉन्ग होता है। हाउ टू ग्रुप
animals. Animals can be grouped in number of ways including by their physical characteristic, behaviors and whether they have a backbone. मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं उनको नंबर ऑफ वेज से ग्रुप किया जाता है, मतलब कि उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देख के, बिहेवियर को देख के, या उन पे बैकबोन है या नहीं है, उनके बेसिस पे उनको हम ग्रुप करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, वर्टेब्रेट्स एंड इनवर्टेब्रेट्स. Vertebrates. Animals with a backbone are called vertebrates. Vertebrates are divided into mammals, birds, reptiles, amphibians and fish. Animals जिनके पास बैकबोन होती है उनको हम vertebrates बोलते हैं, और जो vertebrates है वो mammals में डिवाइडेड होते हैं, birds में, reptiles में, amphibians में, fish में. बस. Mammals. They are warm-blooded animals with hair or fur and can produce milk to feed their young ones. मतलब कि वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब कि थोड़ा खून गर्म होता है और उनके पास बाल होते हैं या बोल सकते हैं फर होते हैं, और वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपने यंग वंस को फीड कर सके. मैमल्स कम इन वेरियस शेप्स एंड साइज फ्रॉम टाइनी माइस टू एनॉर्मस व्हेल. इसका क्या मतलब हुआ कि मैमल्स अलग अलग शेप और साइज में आते हैं, छोटे से छोटे चूहे से लेके बड़े से बड़ी व्हेल तक. बर्ड्स. Birds are warm-blooded animals with feathers, wings and a beak or bill. They lay eggs and are only animals with feathers. मतलब कि जो बर्ड है उनका भी वार्म ब्लड होता है, जिनके पास फेदर होते हैं, विंग्स होते हैं और चोंच होती है, और ये अंडे देती है. और एनिमल्स जो है एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास फेदर होते हैं, और किसी टाइप ऑफ एनिमल्स के पास फेदर नहीं होते. लाइक मैमल्स, बर्ड्स कम इन ऑल साइजेज एंड शेप्स फ्रॉम टाइनी हमिंगबर्ड टू एनॉर्मस ऑस्ट्रिच. क्या मतलब कि जैसे कि मैमल जो है, बर्ड्स भी हर साइज और शेप में आती है. छोटी से छोटी हमिंगबर्ड हो गई, हमिंगबर्ड जो हम करती है बोल सकते हैं, और एनॉर्मस मतलब बड़ी विशाल ऑस्ट्रिच हो गई. बर्ड्स कैन बी फाउंड इन नियरली एवरी एनवायरनमेंट ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द स्काई, वाटर, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. मतलब कि जो बर्ड है वो नियरली हर जगह पाई जाती है एनवायरनमेंट में, अर्थ में, इंक्लूड स्काई, वाटर, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड. Reptiles. Reptiles are cold-blooded and have dry, scaly skin and their body temperature changes with the environment around them. मतलब जो reptiles होते हैं उनका खून ठंडा होता है और वो ड्राई होती हैं, स्केली स्किन होती है उनकी, और जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से. They have claws on their toes and lay eggs on land. Some reptiles have 4 legs while other have no legs like skin. मतलब कि उनके पास क्लोज होते हैं उनकी टोज पे और वो भी एग देते हैं ज़मीन पे. और जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जिनकी 4 लेग होती है और कुछों की नहीं होती, जैसे कि स्नेक. रेप्टाइल्स कैन लिव इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड ओशन. मतलब कि जो रेप्टाइल है अलग अलग जगह पे रहता है, जैसे कि फॉरेस्ट में भी रहता है, डेजर्ट में भी रहता है और ओशंस में भी रहता है. एम्फीबियंस. द एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस. दे स्टार्ट देयर लाइव्स इन वाटर, हैचिंग फ्रॉम एग्स एंड देन ग्रो इनटू एडल्ट्स दैट कैन ब्रीथ एयर. मतलब कि जो एनिमल्स है ये वाटर पे भी रहते हैं, लैंड में भी रहते हैं, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं. ये अपना जीना पानी में शुरू करते हैं, एग से निकलते हैं बाहर, फिर एडल्ट बनते हैं और उसके बाद एयर को ब्रीथ कर पाते हैं. मोस्ट एम्फीबियंस हैव सॉफ्ट स्मूथ स्किन थ्रू विच दे कैन ब्रीथ. दे यूजुअली हैव 4 legs एंड लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट. क्या मतलब है इसका कि जो एम्फीबियंस होते हैं मोस्ट वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी स्मूथ स्किन होती है जिससे वो ब्रीथ कर सकते हैं. यूजुअली उनके 4 legs होते हैं और लंबी और स्टिकी टंग होती है जिससे वो इंसेक्ट को कैच कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स एंड क्रोकोडाइल. एग्जाम्पल फ्रॉग और क्रोकोडाइल हो गए. फिश. Fish are animals that live in water and breathe through gills. Gills are like underwater lungs. They have scaly skin and help them to move through the water, and fins help them to swim. Fish lay eggs in water and can be smelled like tiny minnow or gigantic like huge shark. Fish can be found in all kinds of water like ocean, rivers and lakes. मतलब जो फिश है वो ऐसी एनिमल होती है जो पानी में रहती है और ब्रीथ करती है गिल्स के थ्रू. जो गिल्स है वो अंडर वाटर लंग्स होते हैं और उनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्केली होती है जो हेल्प करती है उनको वाटर में मूव करने के लिए, और जो फिन्स होती है वो हेल्प करती है स्विम करने के लिए. जो फिश है वो अंडे देती है पानी में और वो स्मेल कर सकती है, जैसे कि टाइनी मिनो हो गई, मतलब एग्जांपल बता रहा हूँ मैं उसके फिशेस के, जैसे कि टाइनी मिनो हो गई या फिर बड़ी से बड़ी शार्क हो गई. जो फिश है वो हर तरह के पानी में पाई जाती है, जैसे कि ओशन हो गए, रिवर हो गए या फिर लेक्स हो गए. फैक्ट बाइट्स. सम फिशेस लाइक द पैरट फिश कैन स्लीप इन अ बबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम
प्रीडेटर्स, मतलब कि कुछ फिश जैसे कि पैरट फिश हो गई, वो एक बबल बना के सोती है ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर पाए किससे, प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो उन पे अटैक करते हैं। इनवर्टेब्रेट्स, एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स। In fact, they do not have a bones at all. They range in size from microscopic mites and almost invisible flies to giant squid with soccer ball size eyes. जो इनवर्टेब्रेट्स होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती। इनफैक्ट उनकी कोई बोन ही नहीं होती, बैकबोन छोड़ो उनकी कोई बोन ही नहीं होती। इनके भी साइज रेंज करते हैं, मतलब कि छोटे से छोटी हम बात करें तो माइट्स बहुत छोटा हो गया, और बड़े से बड़े की बात करें जो स्क्विड, जिनकी आंखें एक सॉकर बॉल के साइज जितनी होती है। सम कॉमन इन्वर्टेब्रेट्स इंक्लूड वर्म, स्नेल, स्पाइडर एटसेट्रा। मतलब कि कुछ कॉमन इन्वर्टेब्रेट्स की बात करें तो वर्म्स हो गए, स्नेल्स हो गए, स्पाइडर हो गए एटसेट्रा। मूवमेंट इन एनिमल्स, मूवमेंट और लोकोमोशन इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स लाइफ. It is the ability or act of moving from one place to another. It helps them to find food, escape from predators and breed. मतलब जो मूवमेंट है हम बोल सकते हैं लोकोमोशन है, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल एस्पेक्ट है किसी भी एनिमल की लाइफ का, क्योंकि वो एक एबिलिटी है, हम बोल सकते हैं एक्ट ऑफ मूविंग है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वो हेल्प करता है कि वो उससे खाना ढूंढे या फिर एस्केप करें किससे, जो उनको मारना चाहता है, अटैक करते हैं जो उन पे उनके खाने के लिए, मतलब प्रीडेटर्स बोल सकते हैं इनको. एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट टाइप. Animals exhibit two kinds of locomotion is that active and passive locomotion. मतलब कि जो एनिमल है उनको हम डिवाइड करते हैं उनके मूवमेंट टाइप के हिसाब से, इसलिए जो एनिमल है उनको दो टाइप्स के लोकोमोशन में हमने एग्जिबिट किया है, जैसे कि एक्टिव हो गई और एक पैसिव लोकोमोशन हो गई. इन एक्टिव लोकोमोशन animals use their muscles to move their bodies is that energy is needed to generate movement. मतलब कि एक्टिव लोकोमोशन में क्या होता है, जो एनिमल अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को मूव करने के लिए, मतलब कि उसमें एनर्जी जनरेट करनी पड़ती है मूवमेंट कराने के लिए. For example, walking, running, jumping, etc. In passive locomotion, animals are moved by external forces such as wind, water or gravity. मतलब कि जो पैसिव लोकोमोशन ऐसी मोशन होती है हम बोल सकते हैं तो एनिमल्स मूव तो कर जाते हैं लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्स के साथ, जैसे कि विंड हो गई, वाटर हो गई या ग्रेविटी हो गई. फॉर एग्जांपल, जेलीफिश फ्लोटिंग इन वाटर, रोलिंग डाउन अ स्लोप, सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड और वाटर. मतलब कि एग्जांपल थोड़े अच्छे हैं. मतलब कि जेलीफिश जो है वो वाटर के हिसाब से फ्लोट करती है, ठीक है. जो सीड्स हैं आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो मतलब प्लांट से अटैच होते हैं और जैसी विंड चलती है वो उससे डिस्पर्स हो जाते हैं, समझ रहे हो. Animal movement is affected by multiple factors including environment and physiology. मतलब कि जो एनिमल की मूवमेंट होती है वो किससे अफेक्ट होती है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, फिजियोलॉजी हो गया. वाटर, लैंड एंड एयर आर एनवायरनमेंट्स इन विच एनिमल्स मूव. मतलब कि वाटर, लैंड और एयर ऐसे एनवायरनमेंट हो गए जहाँ पर एनिमल मूव करते हैं. मूवमेंट ऑफ एनिमल इन डिफरेंट हैबिटेट्स. हैबिटेट, लैंड, टाइप ऑफ मूवमेंट, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, क्रोइंग. Animals, human, dogs, cat, frog. Body part used for moving, legs, feet, claws, strong muscles. मतलब कि जो लैंड पर रहते हैं, मतलब जिनका हैबिटेट लैंड होता है, वो वॉक करते हैं, रन करते हैं, जंप करते हैं, क्रॉल करते हैं. जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स हो गए, ह्यूमन, डॉग, कैट, फ्रॉग. और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, लेग्स यूज़ करते हैं, फीट, क्लोज या फिर स्ट्रॉन्ग मसल्स. हैबिटेट, वाटर, स्विमिंग, डाइविंग, ग्लाइडिंग, क्रोइंग, fish, dolphin, whales, octopus, fins, tails, scales, streamlined bodies. क्या मतलब हुआ उसका कि जो लोग पानी में रहते हैं जिनका हैबिटेट वाटर होता है वो स्विम करते हैं, डाइव करते हैं, ग्लाइडिंग करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं. कौन कौन से एनिमल करते हैं, फिश करते हैं, डॉल्फिन करती है, व्हेल्स करती है, ऑक्टोपस करती है. कौन से बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, फिन्स, टेल्स, स्केल्स, स्ट्रीमलाइंड बॉडी. अब अगर जिनका हैबिटेट एयर है तो हैबिटेट एयर, flying, gliding, soaring, hovering, birds, insect, bats, flying squirrels, wings, feather, lightweight, skeleton, powerful muscles. मतलब कि जिनका हैबिटेट एयर है, जो हवा में रहते हैं, मतलब तो वो क्या करते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट कौन सी करते हैं, फ्लाइंग हो गई, ग्लाइडिंग हो गई, सोरिंग हो गई, होवरिंग हो गई. और कौन से एनिमल करते हैं, बर्ड्स करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, बैट करते हैं, फ्लाइंग स्क्विरल करती है. और कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, विंग्स, फेदर्स, लाइट वेट, स्केलेटन और powerful muscles. Habitats and adaptation. The place where an organism lives naturally is called its habitat.
It provides the organism with suitable conditions to live and reproduce. Plants and animals often share the same habitat. A large variety of plants and animals live in various habitats. मतलब कि ऐसी जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं. ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को एक सुटेबल कंडीशन जहाँ पे वो रह सके या फिर और रिप्रोड्यूस कर सके. जो प्लांट और एनिमल है वो शेयर भी करते हैं कुछ हैबिटेट्स को, और लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं. मोस्ट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट एंड आर अनेबल टू सर्वाइव इन अदर हैबिटेट. मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो एक तरह के हैबिटेट में पाई जाती है, और अगर हम उसको चेंज करने को बोलें और दूसरे हैबिटेट में भेज दें तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाती. फॉर एग्जाम्पल कैमल लिव्स इन डेजर्ट एंड आर नॉट फाउंड इन रेन फॉरेस्ट. मतलब कि जो कैमल्स है वो डेजर्ट में पाए जाते हैं लेकिन रेन फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते. अ फिश कैन नॉट लिव ऑन लैंड. Plants and animals usually have features that help them to survive in particular type of habitat. These known as adaptation. मतलब कि जैसे कि फिश है वो लैंड में नहीं रह सकती, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स के पास कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए. चेंज करने के बाद भी सर्वाइव कर सकते हैं वो, और उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं. A habitat consists of both biotic and abiotic components. The biotic components are the living organism and the abiotic components include air, water, light, soil, etc. Habitats can be classified into 4 categories. मतलब कि जो habitat है वो biotic और abiotic दोनों components को contain करता है. जो biotic components होते हैं वो living organism होते हैं, और जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उनमें क्या आता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, सॉइल हो गया, एटसेट्रा हो गया. और हैबिटेट्स को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. हैबिटेट्स ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स सच एज ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स एटसेट्रा. अकॉर्डिंगली द एनिमल्स लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. हैबिटेट्स ऑन लैंड का क्या मतलब हुआ कि लैंड को ही अपना हैबिटेट बना लेना, उसको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स बोलते हैं. जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, तो वैसे ही वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलते हैं. एक्वेटिक हैबिटेट्स. हैबिटेट्स इन वाटर आर डिस्क्राइब्ड एज एक्वेटिक हैबिटेट्स सच एज रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, पॉन्ड एटसेट्रा. ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. मतलब कि जो वाटर को अपना हैबिटेट बना ले वो एक्वेटिक हैबिटेट्स हो गए, और वो लोग जो वो ऑर्गेनिज्म जो उन वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं. एरियल हैबिटेट्स. These habitats are in the skies or air and are home to animals that can fly, soar or glide. Animals that live in the habitat are called aerial animals. मतलब कि जो हवा को बोल सकते हैं अपना, या फिर हम बोल सकते हैं स्काई को अपना वो बना ले, घर बना ले, उसको हम एरियल हैबिटेट्स बोलते हैं. और वो एनिमल जो इस हैबिटेट में रहता है उसको हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं. Arboreal habitats. These habitats include habitats on trees. Organisms that live on trees are called arboreal animals. मतलब कि जो पेड़ों को अपना हैबिटेट बना ले उसको हम बोलते हैं arboreal habitats, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रीज पे रहते हैं उनको हम arboreal animals बोलते हैं. Activity 2. Think of all the plants, animals and objects that can be found in these places and write them in the following table. मतलब कि सोचो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट जो कि तुम्हारे आसपास प्लेसेस पे मिलते हैं और उनके हिसाब से इस टेबल को भरो. एनिमल, प्लांट्स, अदर ऑब्जेक्ट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, इन फॉरेस्ट, ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट, इन द सी. मतलब कि फिर जो आपने एलिमेंट, प्लांट्स या फिर कोई भी अदर ऑब्जेक्ट को सोचे उनको इसमें कैटेगराइज करो कि कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं, कौन से माउंटेन्स में, कौन से डेजर्ट में या कौन से सी में मिलते हैं आपको. Adaptation of animals and plants in different habitats. Habitats. Terrestrial habitats. Grassland. Their body color or shape helps them to merge in their surroundings. They have eyes in front of their faces to get an idea of locomotion of their prey. Plants. Flexible stalks and strong roots to anchor the grass. Small leaves to reduce loss of water. मतलब कि जिनका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स होता है, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया किसी का, तो उनकी बॉडी का कलर होगा और जो शेप होगा वो हेल्प करेगा उनको उनके सराउंडिंग में मर्ज करने के लिए. और उनके पास आई होंगी उनके एकदम सामने, मतलब कोनों में नहीं लगी होती, कुछों के यहाँ पे लगी होती है लेकिन उनके फ्रंट में होती है, ताकि उनके जो प्रे है, मतलब जो उनको खाने आ रहे होते हैं बोल सकते हैं, उसकी लोकोमेशन को देख सके. ठीक है.
और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके फ्लेक्सिबल स्टैल्क्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग रूट होती है ताकि वो ग्रास को एंकर कर सके। और उनकी जो लीव्स होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, जिससे जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम होता है। डेजर्ट्स, मैनी एनिमल्स हैव स्पेशलाइज्ड फीट दैट अलाउज देम टू मूव एफिशिएंटली ऑन सैंड। दे हैव थिक स्किन दैट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड फीट होते हैं जो अलाउ करते हैं उनको कि वो ढंग से चल सके सैंड पे, और उनकी थिक स्किन होती है जो हेल्प करती है कि उनकी बॉडी में से ज़्यादा जो है वाटर लॉस ना हो। Most plants have long roots that penetrate deep inside the soil in search of water. Their leaves are reduced to spines and have fleshy skin to store water. क्या मतलब हुआ इसका? जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं उनकी लंबी लंबी रूट्स होती है और पेनिट्रेट डीप मतलब कि अंदर तक फैली होती है, जो हेल्प करती है सर्च ऑफ वाटर में सॉइल के लिए, ठीक है। और जो लीव्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है स्पाइंस में, और उनकी फ्लैशी स्टेम होती है ताकि वो पानी को स्टोर कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। माउंटेन्स, दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। Some animals have strong hooves which help them climb rocky slopes of mountains. क्या मतलब हुआ इसका? उनकी जो बॉडी होती है उन पे थिक फर होते हैं ताकि वो खुद को सर्दी से बचा सकें, और कुछ एनिमल्स की जो होती है स्ट्रॉन्ग हूफ्स होती है जो हेल्प करते हैं उनको कि वो क्लाइंब कर पाए क्या? रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। Trees are cone shaped with sloping branches. Many of them have sharp needle-like leaves. क्या मतलब हुआ इसका? जो ट्रीज है उनकी कॉन शेप जो होती है स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, मतलब मैनी ऑफ देम, ज़्यादातर ऐसे होते हैं जिनकी शार्प नीडल लाइक लीव्स होती हैं। Aquatic habitat. They have streamlined bodies to swim faster. Their body is covered with scale and mucus. Also have gills for breathing. They have an air bladder that helps them to float in water. इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे वो तेज तेज स्विम कर सके, उनकी बॉडी स्केल और म्यूकस से कवर होती है, और गिल जो है उनको ब्रीथ के लिए हेल्प करता है, और उन पे जो होता है एयर ब्लेडर होता है ताकि वो वाटर में फ्लोट कर सके। Their stems are long and narrow to withstand water currents. Stem have air spaces to enable the plant to float. Leaves are large and flat and have a wax coating on surfaces making them waterproof. इसका क्या मतलब हुआ? उनकी जो स्टेम्स होती है ज़्यादा लंबी और नैरो होती है ताकि वो वाटर करंट मतलब कि जो वाटर में बहाव चल रहे होते हैं उसको झेल पाए। जो स्टेम्स होती है उनमें एयर स्पेसिस होती हैं जो अलाउ करता है प्लांट्स को फ्लोट करने के लिए, और जो लीव्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज और फ्लैट होती है, और उनमें वैक्स कोटिंग होती है उनके सरफेस पे ताकि वो उनको वाटर प्रूफ रखे। Arboreal habitat. They have strong arms to swing from tree to tree. They have curved claws to grasp and climb branches. क्या मतलब हुआ इसका? कि उनकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स होती है ताकि वो स्विंग कर सके एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक, और उनकी कर्व क्लो होती है ताकि वो ग्रैप्स कर सके, मतलब अच्छे से पकड़ सके और क्लाइंब कर सके किसको? ब्रांचेस को। Leaves on trees have grooves and special tips called drip tips. इसका क्या मतलब हुआ? जो लीव्स होती है ट्रीज पे उनके ग्रुप्स होते हैं और स्पेशल टिप्स होती है जिनको हम क्या बोलते हैं? ड्रिप टिप्स बोलते हैं। दे हैव लार्ज लीव्स टू एब्जॉर्ब एज मच एज सनलाइट एज पॉसिबल। क्या मतलब हुआ इसका? कि उनकी लार्ज लीव्स होती है जिसकी वजह से वो जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी ज़्यादा सनलाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। Aerial habitat. Animals have evolved wings to fly and navigate through the air. They have lightweight skeleton to reduce weight and enhance flight. Some of them have streamlined bodies to reduce air resistance. इसका क्या मतलब हुआ? एनिमल्स जो है जिनके पास विंग होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं और नेविगेट कर सकते हैं एयर में। वो लाइट वेट स्केलेटन होता है इनके पास जो रिड्यूस कर देता है इनका वेट और फ्लाइट को एनहेंस कर देता है और ज़्यादा, और इनमें से कुछ की स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती हैं जो रिड्यूस कर देती है एयर रेजिस्टेंट। रीड एट अ ग्लांस, मतलब कि अब हम समरी पढ़ेंगे इस चैप्टर की। डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स और कंडीशन ऑफ हैविंग और बीइंग कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। Plants and animals can be grouped on the basis of similarities and differences among them. Plants can be classified into 3 categories based on their size: herbs, shrubs, and trees. Animals can be classified into 3 categories: terrestrial, aquatic, and aerial animals. Environmental conditions play a vital role in biodiversity of different regions. मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पूरे चैप्टर में ना पढ़ा हो, एक चीज़ पढ़ी है जो मैंने यहाँ पे रिपीट करी है। अब आप जो नीचे इसकी एक्टिविटी दी गई है उसको परफॉर्म कर सकते हो पर कंटेंट के बेसिस पे।
मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।